गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे। पॉलिनोमियल चैप्टर का हम लोग स्टार्ट किए थे, एक्सरसाइज 2.2 से शुरुआत किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला वाला पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी सवाल था हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ही एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट सम है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में चले जाएंगे। 2.1 में तुम्हारा ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। इंस्ट्रक्शन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें एक फाइंड आउट करना है जिसका तुम्हें सम भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 1/4 -1। मतलब ये वाला तुम्हारा सम है, पहला वाला तुम्हारा सम है मतलब 1/4, और बाद वाला तुम्हारा प्रोडक्ट है मतलब -1। तुम्हें सम और प्रोडक्ट दे दिया गया है, तुम्हें इससे निकालना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ये वाला तुम्हारा सम ऑफ द जीरोज है, ये वाला तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। पहला वाला सम है, उसके बाद वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो वो देख के उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पहले मान लेंगे कि लेट द पॉलिनोमियल क्या होगा, मान लेंगे हम लोग लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि देखो तुम्हें जो पॉलिनोमियल बोला है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है। इंस्ट्रक्शन में लिखा ही हुआ है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा जिसमें सम ये है और प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तो ये वाला है। तो हम लोग मान लेंगे लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ax² प्लस bx प्लस c, हम लोग मान लेंगे, और उसका जीरो होगा अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा क्या सम ऑफ द जीरोज है। सम ऑफ द जीरोज मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, ये है 1/4, और ये वाला तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, अब इससे हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था क्या क्या, -b/a कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। पढ़े थे हम लोग पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो देखो अब तुम कंपेयर करो, अगर तुम कंपेयर करोगे इससे इसको कंपेयर करो, ये वाले से ये वाले को कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो कैसे पता चलेगा, -b का वैल्यू 1 होगा क्योंकि -b यहाँ पे न्यूमरेटर है, -b/a फ्रैक्शन में -b न्यूमरेटर है, और 1/4 फ्रैक्शन में 1 तुम्हारा न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर से तुम न्यूमरेटर कंपेयर करोगे, डिनोमिनेटर से तुम डिनोमिनेटर कंपेयर करोगे। ठीक है, मतलब -b तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू होगा 1, और a का वैल्यू कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर -b का वैल्यू तुम्हारा 1 होगा और a का वैल्यू कितना आएगा 4। समझ में आ रहा है बात। अगर -b का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कितना होगा 1 -1 -b का वैल्यू अगर 1 है, यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और a का वैल्यू जैसा 4 था ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें आते हैं अल्फा बीटा में आते हैं। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था, c/a। अल्फा बीटा का फॉर्मूला था c/a। ठीक है, अच्छा तो c का भी वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा। अच्छा इस c/a को हम थोड़ा सा गैप में लिखते हैं। क्यों गैप में लिख रहे हैं ये बाद में बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा का फॉर्मूला था तो c/a ना। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे सब कुछ। अब तुम कंपेयर करो c का वैल्यू कितना मिलेगा -1। तो -1 मतलब क्या, -1/1 लिख सकते हैं। मतलब c का वैल्यू कंपेयर करो, अब इससे ये वाला कंपेयर करो देखो क्या मिलेगा, c का वैल्यू तुम्हें -1 मिलेगा और a का वैल्यू 1 मिलेगा। तो ये ठीक से ध्यान देना, तुम्हें यहाँ पे a का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना मिल रहा था 4 मिल रहा था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, a का वैल्यू 2 बार 2 जगह, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम्हें a का वैल्यू 4 मिला था कंपेयर करने से, जो कि तुम लिख दिया ऑलरेडी, और यहाँ पे तुम जाके देखे कि a का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो कौन सा सही है, a का वैल्यू 4 करे कि a का वैल्यू 1 करे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि इस कंडीशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू सिर्फ 1 ही होगा। मतलब क्या, या तो 4 होगा या तो 1 होगा, 2 वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी तुम a का वैल्यू 4 लिख दिए। ठीक है, तो a का वैल्यू 4 हो गया, तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को 4 करना पड़ेगा कैसे भी करके। नहीं तो तुम्हारा ए का वैल्यू तो कंपेयर करने से, अगर तुम ये वाला और ये वाला कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू तो 1 आ रहा है और सी का वैल्यू -1 आ रहा है।
तो ए का वैल्यू तो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही तुम्हें कंपेयर करके ए का वैल्यू 4 मिल गया था, ठीक है। तो अभी तुम ए का वैल्यू 1 कैसे बोलोगे, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, ए का वैल्यू 4 है और तुम्हें यहाँ पे 4 लाना होगा कैसे भी करके, तब जाके ए का वैल्यू दोनों जगह सेम होगा। तो यहाँ पे तुम 4 कैसे लाओगे, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके आ जाएगा। देखो ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या था, -1 था। -1 मतलब क्या, -1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ -1 लिखे और ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, ये -4 ये 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 मतलब 1/1, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए तो -4/4 आ जाएगा। समझ में आया बात, इक्वल टू C/A। अब तुम कंपेयर करो, देखो इससे ये वाला कंपेयर करो, तो C का वैल्यू -4 आ रहा है, A का वैल्यू 4 ही आ रहा है, पहले भी A का वैल्यू 4 ही था, मतलब सेम हो गया। मतलब C का वैल्यू तुम कितना मिलेगा तुम्हें, -4, ठीक है। ये वाला बात समझ में आया, ठीक से ध्यान से समझ लेना, दोनों जगह A का वैल्यू सेम ही आना होगा, क्योंकि A तुम्हारा -B/A पे भी A है और C/A पे भी A है, तो दोनों जगह A का वैल्यू सेम आना होगा। अगर तुम कंपेयर करें, पहले A का वैल्यू यहाँ पे 4 आया था, और पहले A का वैल्यू अगर इससे कंपेयर करोगे तुम, A का वैल्यू अगर इससे कंपेयर करोगे तो A का वैल्यू 1 मिलेगा तुम्हें, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही आइडेंटिटी का दो जगह दो टाइप का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम्हें A का वैल्यू 4 पहले लिख दिए, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को 4 करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो A है, तो कंपेयर करने जाओगे तो A को यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा कैसे भी करके, तब जाके दोनों जगह A का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। इसलिए हम दोनों ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब जाके A का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ पे भी A का वैल्यू 4 है, अब ठीक है। तब तुम C का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा। तुम कंपेयर करो, इससे भी ये वाला कंपेयर करोगे, ये वाला कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला कंपेयर करेंगे तो A का वैल्यू तो 1 आएगा, जो कि गलत है। इसलिए तुम्हें अभी इसके साथ ये वाला कंपेयर करना होगा, जो तुम मल्टीप्लाई करके तुम्हें जब मिला, कंपेयर करोगे तो C का वैल्यू -4 आ रहा है। समझ में आ रहा है बात, तो ये थोड़ा ठीक से ध्यान देना, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो A का वैल्यू मुझे कितना मिला 4, C का वैल्यू मुझे कितना मिला -4, और B का वैल्यू मुझे कितना मिला -1। अब तुम A B C का वैल्यू इस इक्वेशन में बिठा दो, क्योंकि यही तुम पॉलिनोमियल माने थे, यहाँ पे बिठा दो, तुम्हारा पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, ये माने थे ax² + bx + c। A का वैल्यू कितना था 4, मतलब 4x², B का वैल्यू तो -1, C का वैल्यू था -4, तो 4x² प्लस और माइनस में -x प्लस और माइनस में -4, तुम्हारा इक्वेशन होगा 4x² - x - 4, यही आंसर है, ठीक है। तो बहुत इजी है, सिर्फ ये जो कंपेयर किया हम इसको ठीक से समझना होगा तुमको, ठीक है, तब जाके तुम हर एक का वैल्यू निकाल पाओगे। चलो एक का आंसर हम कर दिए। अच्छा, और एक तो दिखा देते तुमको, मान लो कि नंबर 5 वाला दिखाएंगे। नंबर 5 में क्या है, -1/4 और 1/4, पहला वाला सम है, बाद वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c and its zeros be alpha and beta, अल्फा एंड बीटा। तो सम तुम्हारा कितना दिया, -1/4 लिख दिए, और प्रोडक्ट कितना दिया 1/4। अब कंपेयर करना स्टार्ट करो, देखो अल्फा प्लस बीटा -1/4, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब तुम इसके साथ ये वाला कंपेयर करो, ठीक है, क्या मिलेगा, -b = -1 मिलेगा और a = 4 मिलेगा। इसका इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कंपेयर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कंपेयर, ठीक है। तो -b = 1 मिला तुम्हें, तो तुम क्या लिखोगे, -b = -1 मिला, इसका मतलब क्या हुआ, b = 1, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, a = 4 मिला, समझ में आया, ठीक है। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, C/A, कंपेयर करो, मतलब C का वैल्यू 1, A का वैल्यू 4, तो C का वैल्यू 1 लिख दोगे। देखो यहाँ पे तुम्हें कोई भी मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें A कंपेयर करने से पहले वाले, मतलब इस वाले में तुम्हें अगर कंपेयर जब तुम किए हो तब A का वैल्यू तुम्हें कितना मिला था, 4 मिला था। यहाँ पे जब तुम कंपेयर किए तब भी तुम्हें A का वैल्यू 4 मिला था, दोनों जगह A का वैल्यू सेम है, मतलब मुझे कोई भी मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है ना।
पहले वाले सम में क्या था, यहाँ पे जो ए का वैल्यू था यहाँ पे वो ए का वैल्यू नहीं था, इसलिए तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे तो वो ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे दोनों का वैल्यू देखो सेम ही है, यहाँ पे भी ए का जितना वैल्यू है यहाँ पे भी ए का उतना ही वैल्यू है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू 4 मिला, ठीक है, बी का वैल्यू 1 मिला और सी का वैल्यू भी 1 मिला। ठीक है, अभी हम लोग बिठा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वैल्यू बिठा दो। क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1, मतलब 1 इंटू एक्स, सी का वैल्यू भी 1, तो क्या होगा 4x स्क्वायर 1 इंटू एक्स मतलब x ही होता है, मतलब 1, मतलब 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ कंपैरिजन को ठीक से मतलब समझ लेना। ठीक है, अच्छा चलो और एक तो दिखाते हैं। मान लो हम दिखाएंगे नंबर 3 वाला, नंबर 3 वाला क्या है, नंबर 3 वाला तुम्हारा है 0 है और √5 है, ये है पहला वाला सम है, बाद वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वही लिखेंगे पहले, लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स zeros बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो सम क्या है 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट क्या दिया है √5 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है -b/a और इसका मतलब है c/a। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा 0, 0 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 मतलब तो लिख सकते हैं ना कि 0/1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 0 मतलब 0/1 ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम कंपेयर करो, देखो इसके साथ अगर ये कंपेयर करोगे तो -b का वैल्यू 0 आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के साथ इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो -b का वैल्यू 0 आ रहा है। -b का वैल्यू 0 मतलब तुम्हारा क्या, b का वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, और a का वैल्यू 1 आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो √5 दिया हुआ है, √5 है ना, तो √5 इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, इसको भी वैसे ही लिखो, √5/1 लिख सकते हैं, इक्वल टू जैसा था c/, आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे तुम्हारा a का वैल्यू 1 ही आ रहा है, कंपेयर करो, c का वैल्यू √5 आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है। देखो a का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 था, मतलब क्या यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो दोनों a का वैल्यू दोनों जगह सेम आ रहा है, यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 आ रहा था, यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब दोनों जगह a का वैल्यू सेम है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले वाले सम में वो नहीं था, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ा। समझ में आ रहा है बात? तो c का वैल्यू 5 हो गया। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू बिठा देंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू कितना है 1, मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 0, 0 इंटू एक्स, सी का वैल्यू कितना है √5। ठीक है, यही होगा। ठीक है, अच्छा तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो 0 इंटू एक्स मतलब 0 ही होता है, तो ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, √5 लिख देंगे, क्योंकि बीच वाला टर्म लिखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो तुम्हारा 0 ही होगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लस √5 मतलब इक्वेशन तुम्हारा होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला इक्वेशन है। ठीक है, तो हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी 2 का रिमेनिंग सम है ये तुम कर पाओगे। चलो आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। 2.1 तो 2.2 तो फिनिश हो गया, हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। ठीक है, देखो एक नंबर में तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 का एक नंबर में कुछ ग्राफ है। ठीक है, तो देखो हम पहले समझा दे रहे, तुम लोग बुक ओपन करो, क्योंकि हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपना जो बुक है पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी वाला वो ओपन करो, वहाँ पे देख के तुम ये वीडियो देखो, कॉपी करो तो समझ में आएगा तुमको। ठीक है, देखो इंस्ट्रक्शन क्या है,
पहला वाला क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा पी एक्स का, पॉलिनोमियल का। नंबर ऑफ जीरोज मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू निकालना पड़ेगा पी एक्स का क्या वैल्यू है ग्राफ से। ठीक है, तो पहले ये ग्राफ समझने से पहले थोड़ा बात बता दे रहे ग्राफ के बारे में। देखो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा होता है ग्राफ। ठीक है, तुम लोग पता है तुम लोगों को, फिर भी बता देते हैं। ये वाला तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाला तुम्हारा वाई एक्सिस है। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला हम ड्रॉ किया ना ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकली जो ड्रॉ किया ये वाई एक्सिस है। ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा, और ये पॉइंट क्या पॉइंट है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में छेद किया है, ये वही पॉइंट है। ठीक है, अच्छा तो देखो पहला वाला तुम्हारा जो ग्राफ दिया हुआ है, हम राफ में ड्रॉ कर रहे हैं जितना हो सक रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर के बिना तो ड्रॉ करना मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखो ये ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा, ये x दिया हुआ है, ये x डैश दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, और नीचे y डैश दिया हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे ग्राफ दिया है, ये वाला तुम्हारा ग्राफ है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ओ दे दिया है उन लोग ने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। देखो कैसे तुम जीरोस निकालोगे, यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है ना, ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस को छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले ये देखना है। मेरा एक्स एक्सिस कौन सा बताए हम, ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ग्राफ छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है तुम्हें देखना है। अगर छेद किया तो तुम वैल्यू निकाल पाओगे, अगर छेद नहीं किया तो वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, मतलब उस केस में वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, अगर छेद किया है एक्स एक्सिस को, ये वाला ग्राफ जो तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, तो तुम वैल्यूज ऑफ मतलब जीरोज का वैल्यू निकाल पाओगे, कितना जीरोज है। अगर छेद नहीं किया है तो निकाल नहीं पाओगे। जैसे ये देखो पहला वाला क्वेश्चन में ये वाला ग्राफ जो है ना, एक्स एक्सिस को छेद नहीं किया है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये वाला है ना, और जो ग्राफ तुम्हें दिया वो ये वाला है, तो ये वाला इस एक्स एक्सिस को कहीं भी छेद नहीं किया है। इसने क्या किया, इसने वाई एक्सिस को छेद किया है। वाई एक्सिस तो ये वाला है, तो देखो इस पॉइंट में छेद किया है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस को, जो कि ये वाला है, इस पॉइंट में छेद किया है, लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं पे छेद नहीं किया। मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि छेद नहीं किया है इसलिए 0 होगा। तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे आंसर लिखोगे क्या, इस तरीके से, द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 as the graph does not cut the x-axis at any point। मतलब क्या, एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ कहीं भी पॉइंट में कट नहीं किया है, छेद नहीं किया है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और अगर कट किया होता तो क्या होता, मान लो 2 नंबर वाला हम कराएंगे, कट किया होता तो क्या होता, हमें देखना होगा कि कितना पॉइंट में कट किया है। अगर कट किया है, छेद किया है, तो कितना पॉइंट में छेद किया है, 2 पॉइंट में छेद किया, 3 पॉइंट में छेद किया, कितना पॉइंट में छेद किया है। जितना पॉइंट में छेद किया है उसका आंसर उतना ही होगा। समझ में आ रहा है बात। चलो 2 नंबर वाला देखते हैं क्या दिया है। 2 नंबर वाला ग्राफ है तुम्हारा ऐसा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई डैश है। ठीक है, बीच में 0 दिया हुआ है। अच्छा, ये ग्राफ कैसा है, देखो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। अब तुम देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर छेद नहीं किया कहीं पे भी तो तुम उसका वैल्यू 0 होगा। इस तरीके से तुम आंसर लिख दो कि उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें देखना होगा कितना पॉइंट में छेद किया है। तुम देख रहे हो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में छेद किया है, जो कि ये वाला है। देखो यहाँ याद रखना, एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में छेद करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को। यहाँ पे जो छेद तुम देख रहे हो ना, ये वाला छेद जो तुम देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस को छेद नहीं किया, ये वाई एक्सिस को छेद किया है। देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट में छेद किया है। तो मुझे तो वाई एक्सिस नहीं लेना है ना, मुझे एक्स एक्सिस चाहिए। तो एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ इसी पॉइंट में छेद किया है, जैसे कि ये वाला एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट में छेद किया गया है। ये वाला जो छेद है ये वाई एक्सिस के ऊपर था, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा है बात। वाई एक्सिस तो हमारा ये वाला है,
तो ये वाला छेद वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ छेद ये वाला ही है, मतलब एक ठो ही छेद किया है, मतलब वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जितना छेद होगा एक्स एक्सिस के ऊपर तुम्हारा वैल्यू उतना ही होगा। तो यहाँ पे भी तुम इसी तरीके से आंसर लिख दोगे। तुम क्या लिखोगे, हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तुम इसको कॉपी कर लो। ये वाला जो आंसर है ना, ये 1 नंबर का आंसर है। अब 2 नंबर का आंसर तुम यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको एडिट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम क्या, ये 2 नंबर का आंसर होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा क्योंकि 1 पॉइंट में छेद किया है, ठीक है। एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट only 1 point, only 1 point। तो आंसर क्या हुआ, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। इसको तुम कट भी कर सकते हो, इसको तुम इंटरसेक्ट्स भी बोल सकते हो। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर का आंसर, इसको लिख लोगे, ठीक है। और पहले वाला जो था जिसको हम अभी इरेज करके ये वाला बनाए, वो 1 नंबर का आंसर था, ठीक है। चलो चलो और एक ठो दिखाते हैं, बाकी होमवर्क करोगे, ठीक है। और एक ठो हम दिखा दे रहे, कितना पॉइंट में छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिर्फ वही तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। अगर छेद नहीं करेगा तो तुम्हारा आंसर 0 हो जाएगा। चलो 5 नंबर वाला हम दिखाते हैं। 5 नंबर वाला पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। देखते हैं 5 नंबर वाला तुम्हारा क्या है। अच्छा 5 नंबर वाला जो ड्राइंग है, देखो ग्राफ लगभग इस तरीके का है। हम थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तुम बुक देखो, बुक देख कर और अच्छी समझ में आएगा। एक्स से एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये वाला 0 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो 5 नंबर वाला ग्राफ है वो लगभग इस तरीके का है। ऐसा है। अब तुम देखो कितना पॉइंट में छेद किया है, तुम्हें देखना क्या होगा, तुम्हें देखना है कितना पॉइंट में छेद किया है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। तो देखो एक्स एक्सिस तुम्हारा ये वाला है ना, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो देखो इस पॉइंट में छेद किया 1 ठो हो गया, इस पॉइंट में छेद किया 2 ठो हो गया, अच्छा इस पॉइंट में छेद किया 3 ठो हो गया, इस पॉइंट में छेद किया 4 ठो हो गया। इस वाला छेद को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला छेद एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इस वाले छेद को हम लोग नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो टोटल 4 ठो छेद हुआ, मतलब क्या, नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारा कितना होगा, 4 होगा। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोज इज, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरोज इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, एट 4 पॉइंट्स। हो गया, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो हम एक ही जो आंसर लिखे उसी को हम एडिट कर दिए तीनों सम में, तुम अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज 2.1 खत्म, बाकी उम्मीद करता हूँ कि तुम कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.3 थोड़ा हम करा दे रहे, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। बाकी जितना रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो थोड़ा शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 2.3। ये 2.3 भी 2.3 में जो नंबर 1 का जो जितना भी सम है ना, ये भी तुम लोग किए हो, लोअर क्लास में किए हो, क्लास 9 में भी ये पॉलिनोमियल चैप्टर था तुम लोगों का, तो वहाँ पे किए हो तुम, फिर भी हम है इसलिए थोड़ा करा दे रहे। देखो क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब तुम्हें पॉलिनोमियल px दिया हुआ है हर एक में, देखो, और gx भी दिया हुआ है, तुम्हें डिवाइड करके सिर्फ कोशेंट और रिमाइंडर को निकालना पड़ेगा। सवाल है ये, ठीक है। तो ये भी तुम किए हो, हम एक दिखा दे रहे, देखो कैसे करते हैं। पहले कॉपी कर लिया जाए। px क्या है, देखो px दिया हुआ है तुम्हारा x⁻³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। gx क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2। तो यहाँ पे gx तुम्हारा डिवाइजर होगा और px तुम्हारा डिविडेंड होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो क्या लिखेंगे, x⁻³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पे है होगा x² माइनस 2, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ ध्यान देना, तुम देखना जब तुम यहाँ पे डिविडेंड जब लिखोगे ना, तो डिविडेंड देखना कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो डिविडेंड तुम्हें दिया रहेगा ना, वो प्रॉपरली अरेंज करके नहीं रहेगा।
मतलब उल्टा पुल्टा दे देगा, तो तुम उसको अरेंज कर लेना होगा, अरेंज करके फिर यहाँ पे बिठाना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, कैसे पता चलेगा? देखो पहले x का पावर कितना है 3 है, तो तुम्हारे यहाँ पे वेरिएबल x दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में y भी दे सकता है, a भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल तुम्हारे यहाँ पे x है, तो यहाँ पे देखो x का पावर 3 है, उसके बाद देखो x का पावर 2 है, उसके बाद देखो x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। तो तुम्हें ये देख लेना होगा कि x का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो तुम्हें उसको अरेंज कर लेना पड़ेगा, करके फिर यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो ये देख लेना ठीक से, यहाँ पे दिया हुआ इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ सम में दिया नहीं रहता है, ठीक है। तो इन दैट केस, उस केस में तुम्हें इसको अरेंज कर लेना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसका पावर को देखना होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, फिर डिविडेंड में बिठाना होगा, ठीक है। और डिवीजर में भी सेम, डिवीजर में भी यही होता है। कभी कभी डिवीजर भी वैसे ही उल्टा पुल्टा दिया रहता है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अरेंज करके यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, डिवीजर के लिए भी और डिविडेंड के लिए भी, ठीक है। नहीं तो डिवीजन नहीं कर पाओगे, गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो x टू दी पावर 3 है, तो हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे x बिठाएंगे, तो x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके x टू दी पावर 3 आ जाएगा। और x और 2 कितना होगा? -2x। तो -2x हम यहाँ पे बिठाएंगे, क्योंकि यही 2x वाला रूम यही है तुम्हारा। यहाँ पे तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के नीचे तो तुम x नहीं बिठा पाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अभी माइनस ये कैंसिल, ये तो तुम्हें पता होगा, शायद क्लास 9 में किए हो तुम लोग, ठीक है। ये -3x स्क्वायर है, ये +2x +7x है, ये -3। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना, हम समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो -3x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो -3 बिठाएंगे हम, तो -3 बिठाएंगे ही तो -3x स्क्वायर हो जाएगा ये। और -3 और -2 +6 होगा, मतलब ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये तो माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस मतलब ये -9 होगा। और 7x जैसा था ऐसे उतर जाएगा नीचे, तो 7x -9 होगा। मतलब ये तुम्हारा क्या है? रिमाइंडर है, और ये तुम्हारा क्वोशेंट है। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्वोशेंट रिमाइंडर लिखने बोला है वो लोग। तो क्वोशेंट तुम्हारा कितना होगा? x -3, और रिमाइंडर कितना हुआ? 7x -9। यही तुम्हारा आंसर है, क्वोशेंट x -3 और रिमाइंडर 7x -9, ठीक है। इस तरीके से ये हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी दो कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम 3 नंबर वाला दिखाते हैं, और एक तो दिखा दे रहे नंबर 3 वाला। 2 नंबर वाला होमवर्क करोगे। नंबर 3 नंबर वाला देखो क्या है, px क्या दिया हुआ है, px भी दिया हुआ है, gx भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो px कितना दिया हुआ है, x टू दी पावर 4 -5x +6, ठीक है। अच्छा, gx कितना दिया हुआ है, 2 - x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको भी बिठाएंगे हम, देखो ठीक से देखना। देखो यहाँ पे gx दिया है ना 2 - x स्क्वायर, यहाँ पे तुम 2 - x स्क्वायर नहीं बिठाओगे, क्योंकि 2 तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कभी पहले नहीं होता है, ठीक है। हमेशा जो वेरिएबल है वो पहले रहता है। तो इसको तुम लिखोगे इस तरीके से -x स्क्वायर +2, क्योंकि ये -x स्क्वायर +2 मतलब ही 2 - x स्क्वायर है। इसको हम सिर्फ आगे पीछे करके लिखे, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, हम सिर्फ इसको आगे पीछे करके लिखे हैं, क्योंकि पहले 2 नहीं होगा। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी पहले नहीं बैठता। ये तुम्हें उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, ठीक है। इसको तुम्हें ठीक से अरेंज कर लेना होगा, हमेशा पहले वेरिएबल होता है, इसलिए -x स्क्वायर का पहले लिखे, 2 को कांस्टेंट जो है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, पहले 2 बिठाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला ठीक से देखना, जो x टू दी पावर 4 करके दिया हुआ है, ठीक है। तुम देख रहे हो क्या, यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, यहाँ पे -5x है, और यहाँ पे क्या +6 है, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपरली अरेंज करके ही दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? देखो यहाँ पे x का पावर 4 है, उसके बाद देखो x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। मतलब क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, पहले 4 है उसके बाद 1 है पावर, मतलब डिक्रीज हुआ है, मतलब अरेंजमेंट ठीक ही है, ठीक है। तो इसको जैसे हम ऐसे ही बिठा देंगे, कोई भी अरेंजमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे -x स्क्वायर है, यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, मतलब हम लोग क्वेश्चन क्या लेंगे, -x स्क्वायर लेंगे, तब माइनस माइनस प्लस होगा, और x स्क्वायर क्या होगा, x टू दी पावर 4 हो जाएगा, लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद 2 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो क्या होगा, -2x स्क्वायर होगा। यहाँ पे तो -2x कोई जगह है ही नहीं। जब तुम एक -x स्क्वायर साथ ये वाला पूरा मल्टीप्लाई करोगे, तो -x स्क्वायर के साथ -x स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, ओके, x टू दी पावर 4 हुआ। अब 2 के साथ भी तो करना है ना, तो 2 के साथ जब तुम करोगे तो प्लस और माइनस माइनस होगा, और 2x स्क्वायर मतलब -2x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का तो कोई भी रूम यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि देखो x स्क्वायर वाला कोई टर्म दिया ही नहीं है यहाँ पे। तो तुम क्या लिखोगे, एकदम साइड में लिखोगे -2x स्क्वायर,
क्योंकि तुम 5x के नीचे तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो यहाँ पे जो भी x का पावर 1 होगा वही तुम नीचे नीचे लिखोगे, और यहाँ पे तो x का पावर 2 है, तो इसके नीचे तुम ये वाला नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है बात? इसके लिए एकदम इसको साइड में लिखना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोई भी ऊपर दिया नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाला तुम ऊपर दिया रहता तो तुम उसके नीचे लिखते, दिया नहीं है तो साइड में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलो देखो, ये माइनस हो गया, इसको क्रॉस कर दिए, ये -5x जैसा है ऐसे रहेगा, ये +6 जैसा है वैसे रहेगा, ये तो साइन चेंज होकर +2x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक से देखना, देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट तुम किए ना ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन देखो x का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है। देखो x का पावर यहाँ पे 1 हो गया, वहाँ पे देखो x का पावर 2 हो गया, मतलब क्या इंक्रीज हो गया, लेकिन मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, मतलब क्या, इसको तुम्हें पहले बिठाना पड़ेगा 2x² को। समझ में आया बात? अगर तुम ये नॉर्मल जैसे तुम उतारते हो एज अ रूल वाइज ठीक ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे देखो x का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे x का पावर 1 है, उसके बाद तो x का पावर 2 हो गया, मतलब बढ़ गया, तुम्हें तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब क्या, इसको इरेज करके तुम्हें ये जो 2x² यहाँ पे उतरने वाले थे ना, ये पहले उतर जाएगा 2x², उसके बाद -5x, उसके बाद 6। अब तुम देखो x का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सही है। मतलब पहले जो हम लिखे थे ना और अभी जो लिख रहे हैं दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ उल्टा पुल्टा करके हम लिख दिया, अरेंज कर लिया प्रॉपर्ली, इसको हम अरेंज करके लिखे। तो ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको देखना पड़ेगा कि ठीक ठाक तरीके से अरेंज है या नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद देखो 2x² है, यहाँ पे -x² है, तो यहाँ पे लोग -2 बिठा देंगे, मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस और 2x² हो जाएगा। समझ में आया? -2 और +2 क्या, -4 होगा, तो -4 यहाँ बिठाएंगे कांस्टेंट की जगह, ये -5x, ये तो प्लस होगा, साइन चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा, मतलब +10, ये हो गया तुम्हारा क्या, रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या निकला, ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारा आ गया क्या, -x² -2, ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन है। रिमाइंडर क्या निकला, रिमाइंडर निकला तुम्हारा -5x +10। देखो क्वेश्चन आ गया -x² -2 और रिमाइंडर आ गया -5x +10, ठीक है। चलो तो 2 नंबर वाला होमवर्क करोगे, ठीक है। अच्छा, 2.3 अभी भी फिनिश नहीं है, अभी भी कुछ सम है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, 2.3 का जितना भी रिमेनिंग है, ठीक है। यही तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।